जय हिंद दोस्तों। आज हम 12, 13 एंड 14 अक्टूबर के 2024 विजन न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। और कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे इन शॉर्ट 11 अक्टूबर को, ये उसके आंसर्स हैं बी डी ए। और ये आपके आज के क्वेश्चंस रहेंगे प्रीलिम्स बेस और ये रहेगा मेंस बेस। ये 2016 का पीवाईक्यू है, तो थोड़ा होलिस्टिकली अटेम्प्ट कीजिए। यूजुअली मैं जो अभी रोज दे रहा हूँ वो सारे पीवाईक्यू होते हैं और इसको आपको पूरे 2 पेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा भर दीजिए और दूसरा भी पूरा भर दीजिए। ओके चलिए। और आप अपना आंसर कहाँ पे अपलोड करेंगे? तो टेलीग्राम के चैट ग्रुप में अपलोड करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और माफी चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। इनशॉर्ट हुआ क्या कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर दी थी बट उसमें साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये फिर से दूसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। बट कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज हमारी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था। उसी दिन डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की, मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। उसी की यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना नीचे जो डेफिनेशन दी गई है डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है, that means state of mental well-being that enables people to cope up with life stresses, realize their abilities, learn and work well and contribute to their community। ये डब्ल्यूएचओ की, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप ये यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूँ ना, सीडीएस की यूज करता हूँ कि भाई मेंटल हेल्थ मीन्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड social well-being of person which affect how we think, act and feel। ये थोड़ी ना इजी रहती है और थोड़ी रेलेवेंट भी लगती है। मुझे डब्ल्यूएचओ की इतनी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं बोलूंगा कि आपको अगर ये पसंद है ना तो इसी को याद रख लीजिए। ये आपको क्लिक भी हो जाएगा कि भाई साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेल-बीइंग विच अफेक्ट अवर थिंक एक्ट विच अफेक्ट हाउ वी थिंक, एक्ट एंड फील। और देखो, एज पर माय ओपिनियन कि मेंटल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आना तय ही तय है, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज राइजिंग कंसर्न ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ अरेना, तो इसलिए ये आ सकता है। और साथ ही साथ अभी तक आया भी नहीं है तो भी पोटेंशियल क्वेश्चन है। ओके चलो, देख लेते हैं कि न्यूज में क्या कर रही है, फाइंडिंग्स क्या क्या थी। तो भाई जितनी भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती है ना, वो उसमें से वन थर्ड जितनी बिफोर 18 आ जाती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखिए तो आपको इजी रहेगा। आधी बिफोर 14 आती है, आधी बिफोर 18, पर मैं बोलता हूँ वन थर्ड बिफोर 18 ही याद रखिए। फिर दूसरा, एडोलेसेंट्स जो हैं 10 से 19 साल के बीच में, उसमें से 15% मेंटल हेल्थ कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, बिहेवियरल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। इसका ना मेन रीजन वही है, सोशल मीडिया। एट इज मुझे तो यही लगता है, बाकी बहुत कुछ हो सकता है कि भाई चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, अपने माँ बाप के सपनों का प्रेशर कईयों पे होता है, कईयों पे माँ बाप का प्रेशर होता है कि बेटा ये पढ़ाई करनी है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चांसेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्या है कि भाई 15 से 19 साल के बीच में जो भी चिल्ड्रन है हमारे, उसमें फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ सुसाइड को पाया जाता है। आप सोचिए सुसाइड कोई क्यों कर रहा है? क्योंकि ही और शी इज हेविली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल कंडीशंस। बिकॉज जब आपके पास कोई नहीं होता है ना, तब आपको फील होता है कि दैट्स इट, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि मुझे मेरी लाइफ एंड कर देनी चाहिए। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इसको ना आप अपने नोट्स में डालोगे। अगर आप में से ना किसी को भी ऐसा होता है कि भाई आई एम हैविंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, नॉट फीलिंग गुड, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। You can consider me as a certified counselor. I will definitely assure you that I will help you out. ओके चलिए, तो इन शॉर्ट आप मुझसे मेरी सहायता ले सकते हैं अगर आपको ऐसे कुछ भी ख्याल या सोच आ रहे हैं। ठीक है, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पर हाँ, इसको ना आप ऐड कर लीजिएगा, ये जो भी है ना इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ये आपको डेटा काम आएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसका क्वेश्चन आने ही आने वाला है। कौन से पेपर में ऐड करोगे? तो 1 और 3 में ऐड कर दीजिएगा। 1 में करो तो ज्यादा रिलेवेंट है, इवन 3 में भी आ सकता है, बट 1 में कर लीजिए, 3 में कर लीजिए, चलो कोई नहीं, इट्स अपॉन यू। आगे देखते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो लवी लिमिटेड एक्सेस है, हाई कॉस्ट है, स्टिग्मा प्रिवेंट होता है यूथ के अंदर कि भाई ये तो इसको मेंटल हेल्थ होगी, ये डिप्रेशन का शिकार है एक्सेट्रा। फिर जो रिसोर्सेज और पब्लिक फंडिंग है वो भी इसके लिए लो है, और चिल्ड्रन एडोलसेंट पर्टिकुलरली इसके लिए वल्नरेबल होता है ये। ओके ओके, रिपोर्ट क्या बताती है कि भाई हमें फेज आउट करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल केयर एंड फेवर ऑफ कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। इससे हम अलाउ करेंगे चिल्ड्रन को कि वो अच्छे से ग्रो हो पाए अपनी फैमिलीज में, कम्युनिटीज में, कम्युनिटी एजुकेशन में और सोशल रिलेशनशिप और डेवलपमेंट इसका हो पाए। ओके ओके,
चलिए देख लेते हैं इंडिया के एफर्ट्स क्या क्या है रिकॉग्नाइज करने के लिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो हम मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 लेके आए, जो कि डीक्रिमिनलाइज करता है सुसाइडल बिहेवियर को, क्योंकि कोई भी सुसाइड करता है वो राजी खुशी से नहीं करता है, ठीक है। फिर सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन है, जो कि फ्री केयर प्रोवाइड करता है आपको टू एनी साइकोसिस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिर सेंट्रल फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी, ये एक प्रिवेंशन प्रोग्राम है कि हम सुसाइड को रोक दें एज 18 टू 24 ईयर्स के लोगों में। ओके, फिर और क्या किया हमने, ये पिछले दिन ही कवर किया था शायद 11 तारीख को ही, कि टेलेमानस भी हमारा है। टेलेमानस में क्या करते हैं हम, टेलीफोनिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप हमें फोन कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ओके, यही था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा समझ के इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेशली ना मैं क्या बोलूँगा, आप ये दो चीज़ याद रखिएगा, एक टेलीमानियस याद रखिए, एक ये एक्ट याद रखिए, और एक सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन याद रखिए। उतना काफ़ी रहेगा, 3 आप इनिशिएटिव लिख दोगे काफ़ी है। फिर इवन इसमें आप प्रमोशन ऑफ योगा भी लिख सकते हैं कि भाई योगा हम प्रमोट करते हैं ताकि मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, मेडिकेशन प्रमोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भाई, प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की थी ईस्ट एशिया समिट इन लाओस पीडीआर, लाओ, ठीक है, लाओ और लाओस पीडीआर एक ही है। अरे यार, लाओ पीडीआर और लाओस एक ही है, सॉरी फॉर टंग स्लिप। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं ये ईस्ट एशिया समिट क्या है। तो भाई कोलालमपुर मलेशिया में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। मेन एम क्या था, तो पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ ईस्ट एशिया रीजन। इसके अंदर 10 एशियन मेंबर्स कंट्रीज है और बाकी 8 कंट्रीज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, यूएस एक्सेट्रा, ठीक है। टोटल 18 है, उसमें से 10 एशियन कंट्रीज है। ओके, 6 प्रायोरिटी कोऑपरेशन के एरियाज हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, एनर्जी, हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, डिजीजेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंस क्या क्या है भाई, तो ये ईस्ट एशिया रीजन की जो भी कंट्रीज है वो सारी मिलकर 53% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती है और 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अब करेगी ना, आप सोचिए, इंडिया, यूएस, चाइना, ये 3 ही कंट्री आ गई, उधर ही आधा काम तो खत्म हो गया। इसलिए ये है, ठीक है, मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन एंड मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। ओके, चलिए अभी आसियान कंट्रीज जो आ रही है ना, हम ना आसियान आपको याद करवा देते हैं, बहुत बार करवाइए, फिर भी एक बार याद करवा देते हैं। देखिए ये है सारी की सारी आसियान कंट्रीज, यहाँ पे आपको सब दिख रही है। याद कैसे करना है, तो यहाँ से शुरू कीजिए, सब ये म्यांमार से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये म्यांमार से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास म्यांमार, स्टैंड फॉर एम, फिर है लाओस, एल, फिर है वियतनाम, वी। अब इन दोनों के जो भी गैप आ रहे हैं ना, वहां पे बीच में एम और एल के बीच में टी और एल और वी के बीच में सी, यानी कि बन जाएगा आपका थाईलैंड और कंबोडिया। ओके, तो अभी तक क्लियर है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, एम एल वी टी सी। फिर इधर टी से आपको नीचे जाना है, यहाँ से आप जाओगे तो मलेशिया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका उसके टिप पे, एकदम यहाँ पे टिप पे आ जाता है सिंगापुर, ठीक है। और फिर बीच में पानी का गैप आएगा और पानी के बीच क्या आ जाएगा आपका इंडोनेशिया। तो आपका क्या बन जाएगा, अरे यार, एम एस आई। तो देखो सेम, टी के बाद एम एस आई। अब हमारी 2 ही कंट्री छूट जाती है, एक ये फिलीपींस और एक ये छोटी सी ब्रूने दारुसलाम। देख लीजिए यहाँ पे, ये ब्रूने दारुसलाम और ये फिलीपींस हो गया। ये सारी की सारी आसियान कंट्रीज होगी। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, एम एल वी और गैप के बीच में टी सी, और फिर टी को एक्सटेंड करेंगे हम एम एस आई, एम एस आई स्टैंड फॉर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और यहाँ पे एक ब्रूने और यहाँ पे फिलीपींस, बी पी। तो यही है 10 आसियान कंट्रीज, ठीक है। और इवन सिर्फ हमने ये याद नहीं किया है, हमने इनकी बॉर्डर्स भी याद कर लिया कि किसके साथ किसकी बॉर्डर लगती है। तो जैसे कि देखो, ये एक ही का बताता हूँ, म्यांमार की, तो म्यांमार की लगती है लाओस के साथ और थाईलैंड के साथ, दैट्स इट। फिर चलो एक और बता दो, जैसे कि वियतनाम की, तो वियतनाम के बाजू में कौन कौन है भाई, तो वियतनाम की लगती है लाओस के साथ, कंबोडिया के साथ। तो देख लीजिएगा, ये बाजू में नहीं अपना थाईलैंड, तो उसके साथ नहीं लगती है, ठीक है, मतलब जो बीच बीच में आ रहा है उसके साथ ही बॉर्डर लगती है। जैसे कि ये मलेशिया की किसके साथ, तो सिंगापुर के साथ, दैट्स इट, मतलब सिंगापुर की किसके साथ, तो मलेशिया के साथ, सिर्फ मलेशिया। ओके, और ऊपर किसके साथ लग जाएगी मलेशिया की, तो थाईलैंड के साथ। तो बस ऐसे ही आप याद रख लीजिए, पूरा का पूरा आपका साउथ चाइना सी भी हो जाता है, साउथ एशियन कंट्रीज भी हो जाती है, सब हो जाता है। चलिए हम बैक टू न्यूज जाते हैं।
समिट के अंदर भाई बातचीत क्या हुई है, देखो इसको ना आपको समझना है कि इनडायरेक्टली कैसे इंडिया चाइना को काउंटर कर रहा है। हमने देखो सबसे पहले तो इन लोगों को बुला लिया कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी जो हम बना रहे हैं अच्छी खासी, उसमें हमने इनवाइट कर दिया है कि भाई आप सारे के सारे हेड ऑफ हायर एजुकेशन आ जाए, एजुकेशन कॉन्क्लेव में आ जाइएगा, हम सब बातचीत करेंगे, कुछ नया आउटकम लेके आएंगे। फिर इंडिया ने भाई इम्फेसिस किया इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आशियान सेंट्रलिटी के ऊपर, और स्पेशली ये इंडिया का जो विजन है इंडो पैसिफिक के अंदर क्वाड कॉपरेशन का, ये उसका मेन पिलर है। फिर जो सीखने की बात है ना, ये यही 2 पॉइंट में है। ये क्या बोल रहा है कि सब लोग बोलते हैं कि म्यांमार जो है उसके अंदर मिलिट्री कूप हो गया है, मतलब कि मिलिट्री ने उधर की गवर्नमेंट को हटा के खुद सत्ता अपने हाथ में ले ली। तब से लोग म्यांमार को ना हटा रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं उसके ऊपर से, उसको आइसोलेट कर रहे हैं। बट इंडिया ने क्या बोला कि भाई आइसोलेशन से हम म्यांमार को ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें करना चाहिए उसके साथ मल्टीपल कॉपरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है म्यांमार शुड एंगेज रेदर देन आइसोलेटेड। इससे देखो हमारे और म्यांमार के तो रिश्ते अच्छे होंगे ही होंगे, ऊपर से म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि हम ऐसे ही एंगेजमेंट नहीं करेंगे। हमने खास उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है कि भाई आप ऐसे ऐसे करोगे, जैसे ये हम नीचे देख लीजिए 5 पॉइंट कंसेंसस है आसियान के अंदर कि भाई इमीडिएट वायलेंस कंट्री के अंदर बंद हो जाएगी। फिर डायलॉग करे, जो भी अंदर पार्टी है कंट्री के अंदर वो सब बातचीत करें। फिर एक स्पेशल एनवॉय को एम्प्लॉय किया जाए, उधर रखा जाए, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आसियान के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, और स्पेशल एनवॉयज विजिट म्यांमार टू मीट विद ऑल पार्टीज। तो ये देखो ऑल ऐसे ही ठीक हो जाएगा ना कि हम म्यांमार को एंगेज भी करवा रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि भाई इसका आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। तो क्यों नहीं करेगी कोई कंट्री, डेफिनेटली करेंगे। तो ये एक अप्रोच दिखती है कि कैसे इंडिया लेवरेज ले रहा है भाई। फिर दूसरा, चाइना को काउंटर करने के लिए हमने ये भी बोला कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नेविगेशन। अभी हमें पता है साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चलता रहता है, वो मैंने आपको बहुत बार याद करवाया, ठीक है, कि पारासल, स्कारबोलो और स्पार्टली आइलैंड्स के बीच में कैसे +1+1 होता है। पहले वियतनाम, ताइवान, चाइना, फिर सिर्फ फिलीपींस ऐड होगा, और फिर म्यांमार, मलेशिया ऐड होगा, ठीक है, +1+1। वो देख लीजिएगा आप, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चलती रहती है, वो तो हमें पता है। इसको टैकल करने के लिए इंडिया बोला कि भाई ये जो आप रेस्ट्रिक्शंस लगाती है ना कंट्रीज, वो सब ठीक नहीं है। उससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, जो इनक्लोज ने गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करना चाहिए। और इनक्लोज ने क्या बोला है कि चाइना जो भाई ठीक कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसका जो क्लेम है वो अनवर्दी है, वो राइट नहीं है। तो वही हो गया ना कि हम चाइना के अगेंस्ट बोल रहे हैं डायरेक्टली। ओके, और एट लास्ट इंडिया ने ये भी बोला है कि हमें फोकस करना चाहिए कि पूरा का पूरा सब साथ मिलकर डेवलप हो। सिर्फ पाइवोटेड एक्सपेंशनिज्म ने, मतलब कि सिर्फ एक रीजन या फिर सिर्फ एक कंट्री का डेवलपमेंट करना इज नॉट राइट। तो इस रीजन को डेवलपमेंट बेस्ड अप्रोच पे काम करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा है, ये सबकी भलाई की आप बात करते हो ना, तो ज्यादातर कंट्री आपके साथ आएगी आएगी। आप समझ गए राइट पूरी न्यूज को। मेन उसका फोकस क्या, देखो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काम किया। मेन फोकस यही है कि कैसे आप 2 ही लाइन लिखोगे कि आज इंडिया ने आसियान 5 पॉइंट कंसेंसस दिए इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी के लिए, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में स्टेबिलिटी के लिए, और म्यांमार को इंक्लूड एंगेजमेंट के लिए। और फिर कोड ऑफ कंडक्ट हमने प्रिसाइज किया फॉर नेविगेशन। ये 2 ही लाइन, सिर्फ लाइन ही याद रखनी है, अंदर क्या है वो आपने एक बार समझ लिया, दैट्स इट। अंदर लिखने में काम नहीं आने वाला है। और बाकी ये फैक्चुअल डेटा है, इसको तो आप याद रखना ही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर भाई वर्किंग पेपर को ऑथर्ड बाई फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने रेज किया है कंसर्न फॉर मल्टीप्लाइंग मल्टी प्लांट्स। ये क्या बात हो रही है, देखो इंडिया के अंदर ना हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज खुल रही है, और ये कंपनी छोटी 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 खुल रही है और लगातार खुलती जा रही है, मल्टीपल प्लांट्स खुल रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है या फिर सिंगल लार्जेस्ट फर्म है उसका एक्सपेंशन हो रहा हो। मतलब कि हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई एक कंपनी खुली तो वो अपना एक दूसरा मतलब उसके टाइप की दूसरी खुली, तीसरी खुली, पर ऐसा नहीं हो रहा है। कोई एक ही कंपनी लगातार अपना ग्रोथ करते जाइए, तो सिंगल लार्जेस्ट फैक्ट्री हमें एक्सपेंड होती नहीं दिख रही है। इंस्टेड हमें बहुत सारी छोटी छोटी एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, और इसी फिनोमेनन को हमने नाम दिया है मिडजेट, एक सेकेंड, मिडगेट्स मेकिंग विडजेट्स। आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको ना GS4 में काम आ सकता है, इकोनॉमिक्स में तो आ ही सकता है GS3 में, बट 4 में इसको आपको सिर्फ नाम याद काम आ सकता है। कोई केस स्टडी उसके जैसी आ गई या फिर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इनडायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो कि भाई इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग फिनोमिनन लाइक मिडजेट्स मेकिंग विडजेट्स वेयर वी आर मल्टीप्लाइंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ फैक्ट्रीज इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग सिंगल यूनिट ऑफ फैक्ट्री। तो आप बोलोगे भाई इसमें बुरा क्या है, देखो बुरा है।
आप मुझे बताइए कि कोई एक छोटी कंपनी है वो ज्यादा पावरफुल है किसी बिजनेस को करने के लिए, या फिर कोई बड़ी कंपनी है वो ज्यादा पावरफुल है? डेफिनेटली बड़ी कंपनी। अभी आप सोचिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस। चलो, रिलायंस अकेली ज्यादा पावरफुल है या फिर छोटी छोटी 100 कंपनीज ज्यादा पावरफुल है? अकेली रिलायंस, क्योंकि ये अकेली बहुत बड़ी मार्केट होल्ड करती है, इसके अंदर बहुत सारे ज्यादा एम्प्लॉय हैं, और यही है जो आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करवा देंगे, ये इंटरनेशनल एंगेजमेंट आपकी अच्छी करवाएंगे। जबकि छोटी छोटी कंपनीज जो होती है ना, वो कम्पीट नहीं कर पाती है। अभी मैं नई कंपनी खोलता हूँ, समझ लीजिए कपड़े की, अब मेरे पास टेक्नोलॉजी कम होगी, मेरे पास मार्केट कम होगी, जबकि कोई बड़ी कंपनी है तो उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा मार्केट है, वो इजीली बिजनेस कर लेगी। छोटी कंपनी के लिए बिजनेस हार्ड है, एंड यू ऑल्सो अवेयर ऑफ इट, राइट? और दूसरा क्या भी डेटा बोला है कि जितने भी लार्ज प्लांट्स है ना, वो या तो जितने थे उतने की उतनी ही साइज से है, कोई डेवलप नहीं किया, स्टेगनेंट है, या फिर उसमें से डिक्लाइन देखने को हमें मिला है। अभी ये हो क्यों रहा है, क्यों मिडजेट्स मेकिंग विडजेट्स, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो भाई रिस्क और रेगुलेटरी प्रेशर्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसमें आपको बड़ा होना है तो इतने सारे प्रोविजंस होते हैं कि भाई बड़ा कोई बन ही नहीं पाता है, उसमें ही दिक्कत होती है। साथ ही साथ समझ लीजिए कि कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे कोविड-19 आ गया, तो मुझे बताइए छोटा प्लांट को बंद करना ज्यादा इजी है या फिर बड़े प्लांट को बंद करना? क्योंकि कोई बड़ा प्लांट है ना, तो उसके अंदर हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, और कोई छोटा प्लांट होगा हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। तो नुकसान किस में होगा ज्यादा? जिसमें ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई छोटा प्लांट रखो और उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस बनाओ, कोई बड़े की जरूरत नहीं है। अब इट इज साइड ऑफ टू कॉइन। मैं तो बोलता हूँ भाई बीच का रखिए, कोई कंपनीज को ज्यादा बढ़ाइए और कोई कंपनीज को शॉर्ट ट्रेंड दीजिए, उसी में फायदा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो वही क्या क्या बोला है कि यही फिनोमिनन नहीं है, दूसरा भी एक देखने को मिल रहा है, सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग क्या है कि तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे एरियाज में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने को आ रहे हैं, जैसे कि फुटवेयर, अपैरल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसके थ्रू कुछ कुछ बड़ी कंपनियां बन भी रही है, जिसके अंदर मोर देन 10,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? दो टर्म याद रखनी है, एक मिडजेट्स मेकिंग विडजेट्स, और दूसरा सिल्वर लाइनिंग। इसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं इजीली। बाकी कुछ काम का नहीं है, हटा दीजिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं कि भाई लोअर प्रोडक्टिविटी हो सकती है सिंगल प्लांट की, कि इतना आउटपुट नहीं निकलेगा। फिर हो सकता है कि वो लूज कर दे स्मॉलर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, इंडिया का जो अपैरल प्रोडक्शन है ना, वो बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश 95% ऑफ आउटपुट एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया 37 ही करता है। देखो ये वैसे बहुत बुरा लगता है और थोड़ा सा है भी, बट इसका मेन रीजन क्या है पता है? इंडिया की खुद ही मार्केट इतनी बड़ी है, तो हम अपने में ही खुद इतना कंज्यूम कर जाते हैं कि बाहर इतना जाता नहीं है माल। तो इट इज नॉट दैट मच मैटर ऑफ कंसर्न। बट हाँ, आपके पास पॉइंट है कि भाई जैसे कि बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्रीज भी हमसे आगे निकल जाती है एक्सपोर्ट में, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज हमारे कंपनीज हमारे पास काम कर रही है। आप यूज कर सकते हो, बट लॉजिकल नहीं है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। मिडजेट्स मेकिंग विडजेट्स क्या था, द गोइंग ट्रेंड्स ऑफ मल्टी प्लांट्स इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, आप समझ गए। ओके, फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको ध्यान से आपको याद करना है। अगेन इसको आपको नोट्स में डाल देना है, ये आपको काम आएगा, ठीक है? नोट्स में डाल देना है आपको, GS3 की नोट्स में डाल दीजिए, या फिर GS1 की नोट्स में डाल दीजिए। GS1 में भी आएगा पॉवर्टी वाले इश्यूज में, हंगर वाले में जो सोशल इश्यूज आते हैं, और GS3 में भी आ जाएगा हेल्थ वाले में। ओके, चलिए क्या क्या बात हो रही है। तो भाई सबसे पहले तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, इंडेक्स कौन निकालता है? तो आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन एड एजेंसी है वेल्थ हंगर लाइफ। ये दो मिल के निकालते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। ये 127 कंट्रीज को देखते हैं और उसमें से कैटेगराइज करते हैं कि कौन हंगर इंडेक्स है वो कहाँ पे लो है, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे सीरियस अलार्मिंग, या फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग। अब इंडिया इसमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? तो हम यहाँ पे फॉल करते हैं सीरियस वाले में, ठीक है? कि आउट ऑफ 100 हमारा स्कोर 20 से 35 के बीच में आता है, 20 टू 34.9 के बीच में, इसीलिए वी आर फॉल इनटू सीरियस कैटेगरी। हमारी रैंक कौन सी है, इसको आपको याद रखना है, नोट्स में डालना है। हमारी रैंक है 105। अभी ना इश्यूज भी हैं, पर वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई इंडिया का GSH स्कोर है वो 2000 से लगातार फॉल करता जा रहा है, स्पेशली चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग में हम रिमेन हाई रहे हैं। ओके, फिर मैटरनल माल न्यूट्रिशन, कि भाई मदर खुद अगर माल नरिश्ड है तो जो उनका चाइल्ड रहेगा वो डेफिनेटली माल नरिश होगा। तो ये साइकिल क्रिएट कर देता है, साइकिल ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस,
इसको आपको यूज करना है। ऐसे वर्ड देखो यूज करते हो ना तो आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। आप खुद सोचिए, आप यूज ऐसा लिख दे कि भाई पुअर मदर्स हेल्थ विल लीड्स टू पुअर हेल्थ ऑफ चाइल्ड, या फिर ऐसा लिखिए साइकिल ऑफ पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस, किस में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? इधर ही मिलेंगे। तो ऐसे वर्ड्स को आप याद रखिए कि मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं। आप जब दिमाग में रखोगे ना तभी कर पाओगे, और आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है भाई? तो ये भाई हंगर को ट्रैक करता है ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल्स। ईच कंट्री जीएचआई स्कोर दिया जाता है बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरियाज। 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? तो एक अंडर नरिशमेंट है, फिर चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टालिटी। ये देखना, ये तीन ना सिर्फ चाइल्ड पे फोकस करते हैं और बाकी ओवरऑल फोकस करता है, अंडर नरिशमेंट सब पे फोकस करता है। ओके चलिए, तीनों का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। अंडर नरिशमेंट मतलब क्या कि आपको जितनी जरूरी है उतनी कैलोरीज आप नहीं ले रहे हो, उतना प्रोटीन विटामिन आपको नहीं मिल रहा है। फिर चाइल्ड स्टंटिंग मतलब क्या कि भाई आपकी एज के अकॉर्डिंग जितनी आपकी हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो स्टंटेड हाइट है उसमें, दैट मीन्स चाइल्ड स्टंटिंग। ये हम एज ऑफ 5 तक देखते हैं, मतलब उसकी हम चाइल्ड स्टंटिंग में एज ऑफ 5 है उनको मेजर करते हैं। फिर चाइल्ड वेस्टिंग, इसके अकॉर्डिंग 5 साल के अंदर जितने आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, उतना है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप वेस्टेड चाइल्ड हो, चाइल्ड वेस्टिंग। और चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब कि 5 साल के अंदर अंदर कितने चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है, वो चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है, तो स्टंटिंग हाइट को देखेगा, वेस्टिंग वेट को देखेगा और मोर्टालिटी डेथ्स को देखेगा, और ये सबको मिला के फिर हमारा जीएसआई स्कोर बनता है। मेथोडोलॉजी कौन सी हम यूज करते हैं? तो जो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास इंडेक्सेस हो उसको हम देखते हैं। और ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डेफिनेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि इनका स्पेशल फोकस भी ना चिल्ड्रन के ऊपर रहता है। आप सोचिए कि 4 में से 3 इंडिकेटर सिर्फ चिल्ड्रन पे है, तो हमारे लोगों के तो कोई इसमें डेटा है ही नहीं। फिर जो हमारे पास डेटा है वो भी आउटडेटेड है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये ना 2019 वाला डेटा है, तो वो भी आउटडेटेड, 4 साल हो गए, आप खुद ही सोचिए, जबकि इसको इम्प्रूव करना चाहिए हर साल। देखो इंडिया का सीरियस कैटेगरी में फॉल होना, 105 रैंक है ना, इसका मेन रीजन क्या है पता है? ये लोग देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फिर कितने नंबर ऑफ पीपल इससे अफेक्टेड हैं। बट आप खुद सोचिए, छोटी छोटी कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अभी आपको भी पता है ऐसी कंट्रीज को तो हम हेल्प करते हैं। रिसेंटली श्रीलंका, मालदीव्स को हमने पैसा दिया हंगर को फाइट करने के लिए, और ये सब कंट्री हमसे आ गए। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई इंडिया के पास रिसोर्सेस की कमी है, ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली उनका इम्प्लीमेंटेशन इससे पुअर है। और साथ ही साथ क्या है कि इंडिया की ना पॉपुलेशन भी बहुत वास्ट है, तो ये लोग आते हैं जब सर्वे करने, ये सब सर्वे तो ठीक से करते नहीं है। जो छोटा मोटा डेटा मिलता है उसको ये कलेक्ट करते हैं और फिर उसके एस्टिमेट निकालते हैं कि भाई ये एस्टिमेट कि 100 हमने सिलेक्ट किए, टेस्ट किए, और उस 100 में से अगर 18 बुरे निकले तो भाई पूरी कंट्री का ये डाल दिए कि भाई 18% लोगों में चाइल्ड स्टंटिंग हमें देखने को मिल रहा है। सो इट इज नॉट राइट, राइट। इंडिया ने पहले भी कंसर्न रेज किए हैं कि आप ये किस तरीके से बता रहे हो यार, एटलीस्ट ग्राउंड रियलिटी पे चेक तो कीजिए। तो आपके पास ये भी थोड़ा डेटा होना चाहिए कि भाई इंडिया भी इससे कंसर्न रेज करता है कि आपका जो डेटा कलेक्शन है उसमें फॉल्ट है। अभी मैं क्या बोलूंगा, हमें क्या करना है? अगर इंडिया के हमें बुरे पॉइंट लिखने हैं ना कोई आंसर में कि भाई इंडिया इसमें बहुत पुअर है, इसमें काम करने की जरूरत है, तो आप ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा लिखिए। जबकि अच्छा लिखना है ना तो हमारा ही आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आप उसका डेटा लिखिए। वहां पे आपको नेशनल लेवल के डेटाबेस मिलेंगे, ये ग्लोबल लेवल पे डेटाबेस। ठीक है, जो हमें काम आता है उसको लिखिए। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है ना वो हल्का सा अच्छा है हमारा, क्योंकि हम इंडिया वाले खुद रिसर्च करते हैं। यू गॉट इट राइट। चलिए आगे देखते हैं। फिर है भाई नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेट कर रही है। ओके, उसके कुछ रेगुलेशंस हम देख लेते हैं। चलिए क्या है, क्या आपको भी इसमें याद क्या क्या रखना है देख लीजिए कि कोई भी वैक्सीन को अगर अप्रूव किया जा रहा है ना तो उसके लिए ग्लोबल बेंचमार्क टूल होता है। तो इंडिया ना पहले 2017 वाला डेटा यूज करता था, ये बेंचमार्क टूल। अभी हम बोला है कि हम भाई इसको अपडेट करेंगे, दैट्स इट। बेंचमार्क टूल क्या होता है कि भाई बेंचमार्क क्या होता है कोई भी कि बेस्ट, कि आपके पास ये क्राइटेरिया है कि ये तो एटलीस्ट मेट करना ही चाहिए, वो बेंचमार्क है कि इसको तो मेट करना ही है, अगर ये नहीं कर रहा है ना तो आपका अप्रूव नहीं हो सकता। मतलब आपको एक गाइडलाइंस मिल जाती है कि हाँ ऐसा हमें चाहिए, वो बेंचमार्क है। ठीक है, तो ये ग्लोबल बेंचमार्क टूल है वैक्सीन के लिए।
ये आपको कहाँ कहाँ काम आ सकता है, तो कोई मेडिसिन, वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट्स या फिर मेडिकल डिवाइसेस को आपको इवेल्युएट करना है, ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो वहां पे आपको काम आएगा। फिर ये ग्लोबल बेंचमार्क टूल्स ऑल्सो मैच्योरिटी लेवल भी दिखाता है कि ये कितना अच्छा है, उनका स्केल है 1 से लेकर 4 तक। याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके। जो ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी वो क्या काम करती है, तो रेगुलेट करना सब कुछ, जैसे कि वैक्सीन की टेस्टिंग को रेगुलेट करना, इंश्योर करना कि वैक्सीन जो भी हो रही है वो स्टैंडर्ड्स को मीट करती है कि नहीं करती है, सेफ्टी, एफिकेसी एक्सेट्रा। ओके। इसको इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो भाई CDSCO आते हैं, फिर स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज आती है, फिर इम्यूनाइजेशन डिवीजन भी आता है, और बहुत सारे डिवीजन आते हैं। ठीक है, सब कुछ हेल्थ के हेड होते हैं और वो सब देखते हैं। रेगुलेशंस क्या क्या है इंडिया के अंदर वो देख लेते हैं। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट के लिए हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, और कुछ उसके रिलेटेड रूल्स भी हैं। ये सबको कौन देखता है, तो अगेन हमने ऊपर देखा CDSCO देखता है, और स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज भी देखती है। फिर हमारे पास कोई भी नई अगर वैक्सीन आती है तो उसके लिए न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल सूट 2019 है, और RDNA डिराइव वैक्सीन है तो उसके लिए स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। अभी देखिए RDNA बेस्ड वैक्सीन क्या होती है। R स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट। कॉम्बिनेंट का मतलब ये मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। कॉम्बिनेशन में आपको कॉम्बिनेंट में कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसी भी दो चीजों को मिला देना, ठीक है, 1+1 2 जैसे। वैसे ही यहाँ पे हम कर रहे हैं कि देखो कोई भी बीमारी होती है ना हमें, तो उसका कोई वायरस है, पैथोजन है। ये समझ लीजिए, इधर देख लेते हैं। ये कोविड-19 है, कोविड-19 ऐसा दिखता था, ठीक है, उसका कोविड-19 का वायरस। ये जो उसके स्पाइक्स है ना, इसको बोलते हैं हम एंटीजन। हमारी अंदर बॉडी के अंदर बी सेल और टी सेल होते हैं, ये एंटीबॉडीज होती है बी सेल टी सेल की। अभी इसका काम क्या होता है कि कोई भी बाहर से कोई भी पैथोजेंस आता है, इन शॉर्ट फॉरेन सेल आता है कोई भी पैथोजेंस, तो उसको आइडेंटिफाई करना। और ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सेल, ये जो ऊपर का एरिया होता है ना, ये एंटीजन सिर्फ जो उसका ऊपर का एरिया है उसको ही पकड़ेंगे, कि उसको ऊपर से देख लिया तो पता चल जाएगा कि भाई ये हमारी बॉडी का है या फिर कोई फॉरेन जीन है। तो वो पता चल गया तो वो डस अटैक कर देंगे कि अरे भाई ये तो बाहर का है, इसको मार दो। तो बस ये रिकॉम्बिनेंट में हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कोविड-19 का वायरस हम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एंटीजन को उठाएंगे, इतने से एरिया को। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने तोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, समझ लीजिए ये रहा, हमने ये बाहर निकाल दिया, और इसको किसी और में डाल देंगे। जैसे समझ लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया था, सर्दी जुकाम का बैक्टीरिया, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो इसके साथ जोड़ दिया। सेम अभी ये सर्दी जुकाम वाला कोविड-19 के एंटीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारे जो एंटीबॉडीज होंगी वो सिर्फ इसको देखेगी ना, ये ऊपर वाले एरिया को, तो इसकी एंटीबॉडीज बनाने लगेंगी कि अरे भाई ये फॉरेन सेल है, एंटीबॉडीज बना दो। तो अभी इन शॉर्ट हुआ क्या कि ये जो एंटीजन था उसकी हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गई है, और हमें कुछ भी बीमारी भी खास नहीं हुई, क्योंकि मेन तो वायरस सर्दी जुकाम का था, इसमें कुछ पावर तो नहीं है, ये तो सिर्फ अकेला आया है, ठीक है। इसीलिए अब जब एक्चुअल कोविड-19 का वायरस आएगा ना, ये पूरे पूरे एंटीजन को साथ लेके हमारी बॉडी में अगर वो घुसता है तो वो लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसके सामने एंटीबॉडीज बनी हुई थी। यू गॉट इट राइट। तो इन शॉर्ट क्या है, समरीज में बता देता हूँ कि कोई एक बैक्टीरिया को जिससे हमें खतरा हो या फिर वायरस को, उसके मेन पोर्शन को, उसके एंटीजन को हम उठा के किसी नॉर्मल जैसे पपलू से वायरस या बैक्टीरिया में डाल देते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में जाए, उसकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन जाए, और एंटीबॉडी बन जाएगी तब जब ओरिजिनल वायरस भी आएगा ना, तो हमारा बॉडी स्ट्रांग होगा उसके सामने। समझ गए आप? ठीक है, कि किसी एक एंटीजन को ही हम निकाल के किसी और में डालेंगे ताकि एंटीबॉडी हम बना लें, क्योंकि हमारी जो सेल की मैकेनिज्म है वो तो ऐसे ही काम करता है ना, कि सिर्फ ऊपर से देख लो और आइडेंटिफाई कर लो कि ये बाहर का है या घर का है, और एंटीबॉडीज बना दो। तो जो ये हमने जोड़ा और बना दिया उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अगर ऐसी कोई वैक्सीन है ना तो वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। और इसका भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ली होगी ना कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन बहुत सारों ने ली थी कोविड-19 के टाइम पे, वो एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन थी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट में हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स को जोड़ देते हैं, एक का कोई पैथोजन जोड़ेंगे और दूसरे का एंटीजन जोड़ेंगे, ताकि एंटीबॉडीज बन जाए। ये है रिकॉम्बिनेट वैक्सीन, जिसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ओके, अब समझ गए। देखो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ना, इसीलिए इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गाइडलाइंस देता है कि कैसे काम करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, आपको समझ ना हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि क्या है, मुझे 1-2 मिनट के अंदर ये समझाना होता है, तो थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ,
तो समझ ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके चलिए। और इवन या फिर मुझे स्लो लगती है आपकी मेरा बोलना तो भी बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा और तेज बोल दूंगा। ओके। फिर भाई नई गाइडलाइंस आई है फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में हम क्या क्या करने वाले हैं भाई? तो सबसे पहले जो भी स्टार्टअप्स हैं, इंस्टीट्यूशन है छोटी मोटी, उसको सपोर्ट करो, उसको और बढ़ाइए। फिर एलिजिबिलिटी टारगेट को बढ़ाइए। एनी एंटिटी और इंडिविजुअल और कोई इंटरनेशनल बॉडी है, सबको ये भी इसके अंदर हमें एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। फिर टेन्यूर उसका क्या रहेगा? मैक्सिमम ड्यूरेशन 18 मंथ्स का है। फंड 500 करोड़ के आसपास हम अलॉट कर रहे हैं। फंडिंग प्रोजेक्ट जैसे भी हो, जरूरत नहीं है हमारे याद रखने की। स्कीम को कौन इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अभी याद रखने वाली बात है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसको आपको ना सिर्फ नेम नोट कर लेना है। नेम नोट अपने नोट्स के अंदर, सिर्फ नेम, कि हाँ भाई ये लगातार न्यूज में रहा है। सबसे पहले कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये इशू किया जाता है? इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर भाई इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो 2026-27 का ड्यूरेशन है कि तब तक हम इसको इम्प्लीमेंट करके रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हर घर के अंदर हम मंथली 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे पाए, एटलीस्ट उतना रूफ टॉप सोलर प्लांट हम लगा दे। ठीक है। और ये देखो बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपको ना अप्रोच पता चलती है गवर्नमेंट्स की, क्योंकि कोई कोई गवर्नमेंट आपको फ्री में 300 यूनिट बिजली यूज करने को दे रही है। अभी इससे हर महीने गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि आप ये लगा देते हो सोलर प्लांट, तो उसका क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा कि आगने वाले 15 से 20 साल तक आपका खर्चा नहीं आने वाला है। और क्या गवर्नमेंट का खर्चा होगा? तो उनका भी खर्चा नहीं होगा, ये तो सूर्य भगवान खुद आपको दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको डिफरेंट अप्रोच बोलते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट की अप्रोच कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना वोटिंग पैटर्न सेट कीजिए। ओके फाइन, चलिए आगे देख लीजिए कि सब्सिडी बेनिफिट कैसे देंगे। अगर आप 2 किलोवाट तक का लगाते हो सोलर यूनिट, तो आपको 60% जितनी सब्सिडी मिल जाएगी, और 2 से 3 किलो जितना है तो एडिशनल आपको 40% मिल जाएगी। ठीक है, एडिशनल है कि एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगी ना उसके ऊपर 40%। समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि काम का नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है चलिए, इतना ही काफी था हमारा बड़े न्यूज में। अभी हम शॉर्ट न्यूज। सबसे पहले हमारी न्यूज है म्यूरिन टाइफस। ये एक बीमारी है, रिसेंटली एक केरला के इंसान को हुई थी, इसलिए न्यूज में है। सबसे पहले किसके थ्रू फैलती है? कॉज्ड बाय, तो ये एक बैक्टीरिया है रिकेट्सिया टाइफी, उसके थ्रू ये फैलती है। और ये एक फ्ली बॉर्न बैक्टीरिया। फ्ली बॉर्न क्या होता है? फ्ली क्या होती है? फ्लाई क्या होती है? सबसे पहले तो फ्लाई मक्खी जो उड़ रही है, और फ्ली क्या है? जिसके पास खुद के पंख नहीं है। फ्ली पंख नहीं है इसके पास, पर ये जंप लगाती है, जंप, तो इसको हम बोलते हैं फ्ली। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम फ्ली बॉर्न स्पॉटेड फीवर भी है, और ये एंडेमिक है, इसलिए एंडेमिक टाइफस भी है और फ्ली बॉर्न टाइफस भी है। ओके, ये आपके बॉडी के अंदर आ कैसे जाता है? तो समझ लीजिए कोई आपकी बॉडी में कट लगा हुआ है या फिर कोई स्क्रैच मारा हुआ है, तो उसके एरिया के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ये घुस जाएगा। और फिर क्या क्या हो सकता है? तो हेडेक हो सकता है, ठंडी लग सकती है, रैशेस हो सकती है, और फीवर आ सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है? तो नहीं, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन। फिर है स्पेस बेस्ड सर्वेलेंसेस। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि स्पेस में कौन कौन सी सैटेलाइट चल रही है, ये वो, जैसे हम हमारे जासूस रखते हैं ना, उसी तरीके से हमने अपनी स्पाई सैटेलाइट रखी है, एआई पावर्ड जो है। इसका काम क्या रहेगा? तो ये जो आर्मी हमारी होती है, नेवी, मिलिट्री है, उन सब में ये हेल्प करेगी, उनके ऑपरेशन और मिशन में। साथ ही साथ ये मॉनिटर करेगी कि जो अर्थ के आसपास की ऑर्बिट है, वहां पे कौन कौन से मैन मेड ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं और क्या कुछ दिक्कत है कि नहीं है। दैट्स इट। तो इनका बस काम क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन करना और सर्वेलेंस करना, इवन इन अर्थ जो हम मिशन में हेल्प मिलेगी, और इवन इन ऑर्बिट जो उधर हेल्प मिलेगी हमें। ओके, ये इसका थर्ड फेज लॉन्च कर दिया हमने। फर्स्ट फेज 2001 में था, दूसरा 2013 में, और तीसरा अभी हमने लॉन्च किया है बाय कमिटी ऑफ सिक्योरिटी। ओके चलिए, फिर है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका मेन फोकस क्या रहता है? तो पूरे दुनिया में चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को स्पेशली चाइल्ड में प्रोटेक्ट करना, उसके फिर एजुकेशन में, उसकी अपॉर्चुनिटीज में, एक्सेट्रा में ध्यान देना। ठीक है, तो यूनिसेफ इसीलिए चिल्ड्रन फंड है। ठीक है, इसका पहले नाम ना यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड हुआ करता था, पर फिर अभी बदल के यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया है। ओके, देखो इनको ना एक बार नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, क्योंकि इनके जो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो वर्क किया था उसके लिए 1965 में। और इनका एक रिपोर्ट भी आता है, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन, वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। ओके, ये कब बना था? तो 1946 में बना था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है।
और अराउंड 190 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर है बायोपॉलीमर। देखो पॉलीमर नॉर्मल चीज होती है, हमारे प्लास्टिक प्लास्टिक सब पॉलीमर के थ्रू ही बनते हैं। अभी इसके अंदर हम बायो ऐड कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट मतलब क्या है कि ये चीज बनी हुई है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के थ्रू। दैट मीन्स any material that manufactured from biological materials it called biopolymer। जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल से बना है, जैसे कि फैट, वेजिटेबल और शुगर, उसको हम बायोपॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है। फायदा क्या है भाई बायोपॉलीमर का, तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है, जल्दी से खत्म हो जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर। और दूसरा कार्बन न्यूट्रलिटी भी होती है कि ये इतने अमाउंट में कार्बन रिलीज करता है कि भाई उधर के जो आजू बाजू पेड़ पौधे हैं वो उसको वापस ऑब्जर्व कर ले। तो न्यूट्रलिटी है कि 10 हमने रिलीज किया और 10 हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो भाई आउटकम जीरो, कि जीरो कार्बन रिलीज हुआ। ओके, न्यूज में क्यों था, तो इंडिया ने फर्स्ट फैसिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की है इन जरूरी, पुणे, महाराष्ट्र। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर है बायो बैंक। बैंक क्या होती है, जहां पे पैसा अपना स्टोर होता है, ये बायो बैंक है। तो यहाँ पे हमारे बायोलॉजिकल सैंपल स्टोर होते हैं, जैसे कि डीएनए, सेल, ऑर्गन, ब्लड एसेट्रा। बस यही आपको मेन डेफिनेशन ही याद रखनी है। ऊपर ऊपर से देख ले तो इसके इश्यूज क्या क्या है भाई, तो जो भी डेटा इधर रखा जाता है वो कई बार ऐसा होता है कि परमिशन के थ्रू नहीं रखा गया, ऐसे ही रख दिया है। लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है। विड्रॉल राइट आपके पास होनी चाहिए कि भाई मुझे अगर हटाना है मेरा डेटा तो मैं हटा पाऊँ। और डेटा प्रोटेक्शन भी। ओके, रेगुलेशन क्या है, तो बायोबैंक रेगुलेशन के लिए कोई भी हमारे पास लॉ नहीं है, नो लॉ टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल। न्यूज में क्यों था, तो काम नहीं है हमें। चलिए आगे देखते हैं। फिर है इंडिया लाओस के बायलैटरल कोऑपरेशन। रिसेंटली हमारे मोदी जी गए थे, तो उन्होंने लाओस के साथ भी मीटिंग कर ली, जब ये ईस्ट एशिया समिट में गए थे ऊपर जो हमने देखा, तो वहां पे क्या क्या हमने बातचीत की। तो वही सबसे पहले तो उधर एक साइट है वेट फो यूनेस्को साइट, उसको रिस्टोर किया जाएगा बाई एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर हमने 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के अंदर, जिसके हम जल्दी काम करेंगे। 2 रामायण से के साथ कनेक्टेड है कि भाई रामायण के अंदर जो रामायण है, सबसे पहले तो उसको हम प्रिजर्व करेंगे लाओस के अंदर। और दूसरा रामायण के साथ कनेक्टेड शेडो पपेट्री है, कि जैसे वो कठपुतली होती है ना, उसके शेडो से सेम रामायण की भी होती है, उसको भी हम उधर बनाने में सपोर्ट करेंगे। उसको इन शॉर्ट चल ही रही है, उसको और सपोर्ट करेंगे। और फिर एट लास्ट बीच में रिस्टोर करेंगे हम वेट फेकिया बुद्धिस्ट टेम्पल को। ओके। फिर साथ में दूसरा क्या बोला है कि भाई लाओस फूड फॉर न्यूट्रिशन के अगर लड़ पाए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के अंदर, इसलिए हम 1 मिलियन डॉलर उनको ग्रांट कर रहे हैं फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। आप कीजिए और अपना न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ाइए। अभी आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको पढ़ा है, ठीक है। अभी देखो ये हमें काम कैसे आएगा, तो हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी हम कैसे यूज कर रहे हैं। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर ये एक और फर्दर स्टेप रहेगा उसको इनहेंस करने के लिए। और ये हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी दिखाता है। ये मैंने यार ये वीडियो बना कर रखा था, तब ये सब बताया था, ये MLVTC ऊपर बता दिया अभी मैंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है नोबल पीस प्राइज। तो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, उनके निहॉन हिंदाक्यो को ये पीस प्राइज मिला है। पीस प्राइज क्यों मिलता है, तो कोई भी 2 कंट्री के बीच में अगर आप कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिड्यूस करवा दो, या फिर आप पीस के लिए कुछ काम कर रहे हो, तो आपको पीस प्राइज मिल सकता है, ठीक है। और इससे पहले ये किसको मिला हुआ है, तो इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, उनको मिला है। और साथ ही साथ ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, उनको भी मिला है। ओके, सॉरी उल्टा बोल दिया कि भाई ये ICAN को मिला है फॉर एफर्ट्स टू प्रमोशन ऑफ ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और भाई ये नोबल पीस प्राइज जो है वो किसके नाम से दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबल के नाम से दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल। और कौन देती है, तो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट की कमेटी होती है इलेक्टेड, वो देती है, ठीक है। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट की इलेक्टेड कमेटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ इसको आप यूज कैसे कर पाओगे, तो इनका नाम आप याद रख लो अगर होता है तो, कि निहॉन हिंदाक्यो, ये आपको काम आ सकता है GS4 में। उसका एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, कैसे इन्होंने पीस के लिए और सोसाइटी के लिए काम किया है, इसको आप निष्काम काम में डाल सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अरोरा यूटिलिटेरियन में भी डाल सकता है, मैं निष्काम काम बोल, यूटिलिटेरियन में डाल सकते हो, बहुत सारी जगह यूज हो सकता है, बस आप नाम याद रख लीजिए, काम आ जाएगा। फिर है अरोरा। देखो अरोरा का ना मतलब होता है रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग गॉडेस ऑफ सनराइज, उसको अरोरा बोलते हैं। बट जियोग्राफिकल टर्म्स में अरोरा क्या है,
तो भाई होता क्या है कि सन से ना बहुत सारी फ्लेयर्स आती होती है, मतलब सन रेज आती होती है, बहुत पावरफुल रेज, सन फ्लेयर्स, सोलर रेडिएशन। वो जब अर्थ के एरियाज में पहुंचता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, तो उनका भाई इंटरेक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, तब कुछ ऐसा दिखने लगता है। आपने अरोरास देखे ही होंगे, ये ग्रीन, ब्लू, रेड लाइटिंग देखने को मिलती है हमने आसमान में, उसको हम अरोरास बोलते हैं। अब ये आसमान में अगर नॉर्थ के एरियाज में हमें देखने को मिल रही है तो अरोरा बोरियालिस, और साउथ के एरिया में देखने को मिल रही है तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस। साउथ में हमारा ऑस्ट्रेलिया है तो उससे हम याद रख लेंगे कि ऑस्ट्रेलियालिस साउथ में है। ओके। और तो क्या ये सिर्फ पॉल्स में ही देखने को मिलते हैं? नहीं, ये बहुत सारी जगह पे देखने को मिलते हैं। इवन जो भी हाइटेड एरिया होता है ना, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। इवन रिसेंटली अरोरा हमें हेनले लद्दाख में ही देखने को मिले। तो ये पोल्स पे ही नहीं, हर जगह पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये कौन से एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं? तो अपर एटमोस्फेयर में देखने को मिलते हैं, जिसको हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। ओके, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं कि ड्रैगन ड्रोन्स। अभी ड्रोन क्या होता है वो तो आपको पता है, ठीक है, कि यूएवी होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो ऐसे ही उड़ते रहे। और ड्रैगन नाम क्यों? तो ड्रैगन क्या करता है, अपने मुंह से आग निकालता है ना, तो सेम ड्रोन भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ये ड्रोन के अंदर ना हम थर्माइट भर रखते हैं। अभी थर्माइट को आप एक बार जला दो ना, तो आग तुरंत बुझ नहीं सकती है, ऑलमोस्ट इज इम्पॉसिबल टू एक्सटिंग्विश। तो ये बुझ नहीं सकती है, तो ये हो गया ना कि ये ड्रोन आग निकाल रहा है, क्योंकि ये जला के ही बाहर फेंकेगा। तो ये काम क्या आएगा? तो डेफिनेटली वॉर में काम आएगा। और एक बार आपको लग जाता है तो चांसेस है कि आपकी डेथ तय और तय है, तो पॉसिबली फेटल है, क्योंकि आग जल्दी से बुझती नहीं है। ये बहुत सारा बर्न कर सकता है, इवन आपके बॉन्ड को भी डैमेज कर सकता है। इतना डेंजर है ये थर्माइट, ये केमिकल है थर्माइट। तो और हाँ, ये किसका मिक्सचर होता है? तो थर्माइट इज मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। ओके। इसको क्या बैन किया गया है इंटरनेशनली? नहीं, बैन नहीं किया गया है। कायदे से देखो करना चाहिए, बट इट इज नॉट इंटरनेशनली बैंड। हालांकि यूएन कन्वेंशन ऑफ सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स ने इन्हें प्रोहिबिट जरूर किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोहिबिट है बट बैन नहीं है। न्यूज में क्यों था? तो भाई रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ड्रैगन ड्रोन्स का यूज किया गया था। इवन आपको मैं बता दूं, रशिया ना मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सारी जो टेक्नोलॉजी ना, उसको बस यूक्रेन के वॉर में टेस्ट करे जा रहा है, कि जब एक्चुअल उनका वॉर हो ना, तब दिक्कत ना हो। बाकी वो चाहे तो डेफिनेटली यूक्रेन को तुरंत हरा सकता है, बट छोड़िए, जो भी हो, हमें बस इसको नाम याद करना है, नाम याद रखना है कि ड्रैगन ड्रोन्स क्या होते हैं। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है वीडियो बनाने का। और भाई आंसर जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसके बिना ना आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। डू रिमेम्बर, बुरा आंसर चलेगा बट आप लिखो ही नहीं, वो ठीक नहीं है, आप नहीं इंप्रूव कर पाओगे। और ये इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि आपका एंगेजमेंट बढ़े, मुझे भी अच्छा लगे और आपका भी पता चले कि आपका रिटेंशन पावर कितना अच्छा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही मैं डालता हूँ इसलिए। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।